नमस्कार। देश की बात में पहले कोरोना से बढ़ती हुई परेशानी। देश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और वो भी तेजी से। सरकार के अनुसार आज एक दिन में 56,211 मामले सामने आए, 271 लोगों की मौत हुई। मध्य फरवरी से मामले बढ़ने लगे हैं। महाराष्ट्र के 10 में से 8 जिलों से सबसे ज्यादा संक्रमण के मामले हैं। महाराष्ट्र में पॉजिटिविटी रेट 23% है। पंजाब और कर्नाटक को ज्यादा टेस्टिंग करनी चाहिए। ज्यादा संक्रमण वाले राज्यों को टीकाकरण में तेजी लानी चाहिए। देश में यूके वेरिएंट और साउथ अफ्रीकन वेरिएंट का भी जिक्र किया गया। तो जिन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं, महाराष्ट्र, यहाँ पर 31,643 मामले हैं। कर्नाटक में 2,792, पंजाब में 2,878, तमिलनाडु में 2,979, मध्य प्रदेश में 2,323 मामले सामने आए। तो ये 5 राज्य हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा मामले आ रहे हैं। उधर महाराष्ट्र सरकार ने आदेश दिया है कि राज्य में 80% जो ऑक्सीजन है वो स्वास्थ्य सेवाओं यानी मेडिकल पर्पसेस के लिए प्रयोग में होगी और सिर्फ 20% ही उद्योग की ज़रूरतों के लिए। ये आदेश जून 30 तक लागू रहेगा। नागपुर के सरकारी अस्पताल के भी दृश्य सामने आए हैं, जहाँ पर एक ही बेड पर 2 कोरोना संक्रमित मरीज जो थे वो देखने को मिले। यहाँ अधिकारियों का कहना है कि ये लोग ज़्यादातर सरकारी अस्पतालों में आ रहे हैं आसपास के ज़िलों के, इसलिए ये तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। उधर देश की राजधानी दिल्ली में फरवरी के मुकाबले मार्च में 5 गुना ज़्यादा मामले बढ़ गए हैं। कुछ प्राइवेट अस्पतालों में जो आईसीयू और वेंटिलेटर के जो बेड्स हैं उनकी कमी देखनी शुरू हो गई है। तो बहरहाल ये स्थिति, और हमारे साथ इस समय दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन मौजूद हैं। सत्येंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। लोगों की जो चिंताएं हैं उन पर आपसे बात कर एक विराम लगेगा। दिल्ली की जो स्थिति है सर, कोरोना को देखते हुए कितनी चिंताजनक मान रहे हैं आप? क्योंकि जो 10 जिले हैं देश में जिसमें सबसे ज़्यादा मामले सामने आए हैं, दिल्ली का भी एक इलाका होगा जहाँ पर, क्योंकि वो 9वें स्थान पर है। नहीं, देखिएगा, दिल्ली को अगर वैसे ज़िले के हिसाब से देखेंगे तो शायद 9वें 10वें पर नहीं, काफ़ी नीचे होगा। पर दिल्ली को, पूरी दिल्ली को एक डिस्ट्रिक्ट माना जाता है, इसलिए 10वें नंबर पे आप बता सकते हैं। दिल्ली के अंदर डेफिनेटली फरवरी के मुकाबले में मार्च में केसेस ज़्यादा आए हैं। फरवरी में केसेस बहुत ही कम थे, जो कि अब धीरे धीरे मतलब जो बढ़ते हुए 2.7% के करीब आ गया है। जी जी, हेलो जी जी, सुन सकते हैं सत्येंद्र जी। एक टाइम ऐसा था कि जो पॉजिटिविटी थी 0.5% के करीब चल रही थी। तो डेफिनेटली केसेस तो बढ़े हैं, पूरे देश में भी बढ़े हैं और दिल्ली में भी बढ़े हैं। पूरे देश में 10,000 से नीचे केस आ गए थे, अब वो 60,000 के करीब पहुंच गए हैं। और दिल्ली में जो 200-250 थे, अभी वो लगभग 2,000 के आसपास चल रहे हैं। तो केसेस बढ़े हैं। इसके लिए देखो, सबसे ज़्यादा तो सतर्कता रखने की ज़रूरत है। और जो सबसे जो 1 साल के अंदर सीखा है कि बचाव जो है, मास्क इसका सबसे कारगर उपाय है। कारण सत्येंद्र जी, कारण क्या देख रहे हैं? मध्य फरवरी के बाद से ये हमारी सेकेंड वेव है, ये तो कहा जा रहा है, लेकिन दिल्ली में क्यों बढ़े? महाराष्ट्र में एक तरह से हम देख रहे हैं इतने ज्यादा। देखो क्या है कि देखो, ऐसा देखने में आया कि पहले भी जब हुआ था ना, 7-8 महीने के बाद लोगों को फटीक आ गया था बहुत ज़्यादा ना। और एकदम से अचानक जब त्यौहार आए ना, तो लोग एकदम से घरों से बाहर निकले। नवरात्रे थे, दशहरा था, तो लोग घरों से निकले, होटल्स में शादियाँ बहुत थी, तो उस टाइम पर एकदम से एक पीक आया था। तो उसके बाद 2-3 महीने लोगों ने कंप्लाइंस बहुत अच्छी की, कंप्लाइंस बहुत अच्छी थी, तो एकदम से कम रहा। अब अचानक फिर लोगों लगने लगा अब तो ख़त्म ही हो गया है। ख़त्म हुआ तो फिर लोगों ने कंप्लाइंस कम कर दी। और ये पूरे थ्रू आउट इंडिया लगभग एक जैसा ही बिहेवियर देखने में आया है। और सबसे इम्पोर्टेंट इशू यही रहा कि कंप्लाइंस थोड़ी कम थी। अब मेरे को लग रहा है कि पिछले 2-3 दिन 5 दिन से कंप्लाइंस काफ़ी अच्छी हुई है। आप कह रहे हैं सर कि कंप्लाइंस लोगों में कंप्लाइंस कम थी, लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहूँगी पॉजिटिविटी रेट। अब देश में पॉजिटिविटी रेट 5.65% है। महाराष्ट्र का तो 23% जिक्र किया गया, लेकिन दिल्ली का 2.04% है। दिल्ली में जो ये पॉजिटिविटी रेट है, ये 5 उसमें सामने आ रही है, अपने आप में रजिस्टर कर रहा है। ये 2 पॉइंट से ज़्यादा होना ज़्यादा है। इसको आप क्या देख रहे हैं? क्या तुरंत तैयारी? नहीं, मैं देखिए डेफिनेटली बता रहा हूँ कि पहले हमारा 1% से नीचे था, अब 3% के आसपास चल रहा है। तो ज़्यादा तो है। पूरे देश के अंदर अगर कंपेयर करेंगे तो कुछ राज्यों से हमारा काफ़ी कम भी हो सकता है, बट उस पर हमें तसल्ली नहीं करनी चाहिए कि भाई महाराष्ट्र में 15% है, हमारे यहाँ 3% है। 3% भी ज़्यादा है। हमारे को डेफिनेटली 1% से नीचे ही रखने की ज़रूरत है कि भाई किसी भी हालत में 1% रहे। उसके लिए हम हर तरीके से टेस्ट बढ़ा रहे हैं। अब लोगों को आइसोलेट कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि भाई जो भी अगर पॉजिटिव है तो घर में रहे।
उनके कॉन्टैक्ट्स ट्रेसिंग कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके उनका भी टेस्ट कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे जो रिजल्ट है ये जल्द ही दिखने को मिलेंगे और उसको कंटेन करने में कामयाबी मिलेगी। जी, जैसे आज ही स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से, केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि पंजाब में, कर्नाटक में RT-PCR टेस्ट बढ़ाने चाहिए, आइसोलेट ज़्यादा करना चाहिए। दिल्ली में क्या स्थिति है, जो टेस्टिंग है और वो कैसी है, उसके बारे में ज़रा बताइए। दिल्ली में देखिए, दिल्ली में देश के अंदर सबसे ज़्यादा टेस्टिंग दिल्ली में हो रही है। देश की जो एवरेज है उससे 5 या 6 गुना टेस्टिंग हम ज़्यादा कर रहे हैं। हम दिल्ली अभी सैटरडे संडे छोड़ दीजिए, संडे और मंडे छोड़ दीजिए, होली थी और संडे था, अदरवाइज़ हम 80,000 से 90,000 टेस्ट डेली कर रहे हैं। वो पॉपुलेशन के हिसाब से हम पूरे देश में सबसे ज़्यादा कर रहे हैं। और RT-PCR 65% 70% RT-PCR है। तो किसी भी तरह टेस्टिंग के किसी भी क्राइटेरिया के अंदर दिल्ली सबसे आगे है और सबसे ज़्यादा हम कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारे सहयोगी शरद शर्मा की जी पीछे नहीं रहे। जी एक रिपोर्ट है, उसमें ये कहा जा रहा है कि बेड्स की जो ICU, वेंटिलेटर्स, इसकी कमी कुछ प्राइवेट अस्पतालों में देखी गई है, हालांकि सरकारी अस्पतालों में नहीं है। तो आप कैसे देखेंगे सर? तब उन्होंने दिखाया था, हम बताया था। देखिएगा, अभी भी दिल्ली के अंदर बेड्स की कोई दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हैं दिल्ली के अंदर टोटल 5,800 बेड अवेलेबल हैं, उसमें से 1600 ऑक्यूपाइड है। इट मीन्स कि 25% या 27% के करीब ऑक्यूपेंसी है, मतलब 70% से ज़्यादा बेड अभी भी खाली हैं। ICU के अंदर भी अभी 1/3 बेड ऑक्यूपाइड हैं, 2/3 अभी भी अवेलेबल हैं। तो बेड्स की दिल्ली में ऐसा दिक्कत नहीं, पर हाँ किसी एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल में, मान लो 150 हॉस्पिटल्स हैं, 150 हॉस्पिटल में से एक हॉस्पिटल में किसी वजह से अगर कोई बेड नहीं है तो उसके लिए भी हम ध्यान रख रहे हैं, जल्द से जल्द उसको भी इंक्रीज़ किया जाए। अच्छा सर, कई दिल्ली वासी और साथ ही खासकर से जो कामगार लोग हैं पूछ रहे हैं कि दिल्ली में लॉकडाउन तो नहीं लगेगा। अब सरकार भले ही लॉकडाउन ना लगाए, लेकिन क्या सकती लॉकडाउन जी नहीं, देखिए लॉकडाउन नॉट इज द सॉल्यूशन। लॉकडाउन तो जब हमारे पास लगाया गया था तब हाइपोथेसिस अलग थी, तब लगता था कि शायद लॉकडाउन लगाने से 21 दिन के अंदर ये कोरोना खत्म हो जाएगा। लॉकडाउन को कई बार बढ़ाया गया, उसके बावजूद भी कोरोना खत्म नहीं हुआ। और अब ये देखो, कोरोना जैसे बाकी बीमारियां हैं, हमें सीखना पड़ेगा, जीना तो सीखना पड़ेगा कोरोना के साथ। क्या आप दिल्ली सरकार को, मुख्यमंत्री को एडवाइस क्या करेंगे सर? अंत में आखिरी सवाल है मेरा ये, नहीं, आप क्या एडवाइस करेंगे, क्या सख्ती ला सकते हैं, क्या सख्ती ला सकते हैं? नहीं, देखिए लॉकडाउन की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी हमने देखो गैदरिंग्स को कम कर दिया, उसके आदेश इशू कर दिए हैं कि शादियों के अंदर 100 से ज़्यादा लोग नहीं होंगे, और जो कैपेसिटी हॉल की है उसके आधा ही होगा। फनरल में 50 से ज़्यादा लोग नहीं होंगे। पब्लिक गैदरिंग्स को बंद कर दिया है। तो इस तरह की काफ़ी सख्ती की गई, और सबसे ज़्यादा मास्क की कंप्लाइंस के ऊपर अभी पिछले एक हफ्ते से काफ़ी सख्ती स्टार्ट की गई है। आगे क्या? अब आज आप बात कर रहे हैं, लेकिन आज ही काफ़ी दर आए, तो अब इसके बाद क्या और कर सकते हैं? कड़ाई नहीं, देखिए जो कर रहे हैं उसको और कड़ाई से पालन करना ही जरूरी है। ये नहीं कि नई चीज़ करी जाए। मान लो हम टेस्ट कर रहे हैं, अब टेस्ट 80,000 90,000 टेस्ट करना कोई छोटा काम नहीं है, उसको लगातार मेंटेन किए हो, उसको कम नहीं होने देंगे। 80,000 90,000 लोगों के टेस्ट भी करेंगे, उनके कॉन्टैक्ट, एक टेस्ट के ऊपर हम 30 लोगों का कॉन्टैक्ट ढूंढ रहे हैं। एक पॉजिटिव निकलता है तो 30 लोगों को हम ढूंढ के उनको सबको आइसोलेट करते हैं, तो उसको पूरे काम को करा जाएगा। ये क्योंकि देखो 1-1.5 साल के अंदर अब तो समझ में आ गया कि कैसे इसको टैकल करना है। बिल्कुल उसी तरह से काम किया जा रहा है। बिल्कुल, आपने हमसे बात की, समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, सरकार ने कई आदेश भी जारी किए गए हैं और कड़ाई से और इनका पालन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सत्येंद्र जी जुड़ने के लिए। नमस्कार। और अब दिल्ली से ही अगली खबर है हमारे सहयोगी शरद शर्मा की। लगातार मामले बढ़ रहे हैं और फरवरी के मुकाबले अब तक जिस तरह से मामले 5 गुने बढ़े हैं, जो कई प्राइवेट अस्पताल हैं, जो कुछ उनके ICU और वेंटिलेटर की किल्लत है, और दिल्ली सरकार हालांकि कह रही नहीं है। ये रिपोर्ट देखते हैं। फरवरी 2021 कुल कोरोना मामले 4,193। मार्च 2021 कुल कोरोना मामले 20,330। दिल्ली में फरवरी के मुकाबले मार्च में 5 गुना ज्यादा कोरोना संक्रमण मामले आए। सोमवार को 22 दिसंबर के बाद पहली बार एक्टिव मामले 8,000 के पार पहुंच गए। नतीजा, कुछ बड़े प्राइवेट अस्पतालों में वेंटिलेटर और ICU की किल्लत। इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल, मैक्स शालीमार बाग, फोर्टिस हॉस्पिटल ओखला, वसंत कुंज और शालीमार बाग और वेंकटेश्वर हॉस्पिटल में एक भी ICU बेड खाली नहीं है। सर गंगाराम अस्पताल में कुल 42 वेंटिलेटर हैं, जिसमें से केवल 10 ही खाली बचे हैं, जबकि फोर्टिस हॉस्पिटल शालीमार बाग, मैक्स हॉस्पिटल शालीमार बाग और वेंकटेश्वर हॉस्पिटल द्वारका में एक भी वेंटिलेटर खाली नहीं है। हालांकि दिल्ली सरकार की दिल्ली कोरोना ऐप के मुताबिक मंगलवार की सुबह 11 बजे की
बेड्स की तस्वीर बताती है कि अभी घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि कुल 5,797 बेड्स में से 4,192 अभी खाली हैं। 785 वेंटिलेटर में से 530 खाली हैं और 1,225 आईसीयू में से 853 खाली हैं। कुछ प्राइवेट अस्पतालों में किल्लत है, जिसका समाधान जल्द होने की बात है। बेड्स को आज रिव्यू किया जाएगा और आज ही इसके लिए इंतजाम किए जाएंगे। सरकारी अस्पतालों के अंदर बहुत सारे वेंटिलेटर और आईसीयू बेड्स बहुत सारे खाली हैं। प्राइवेट की लेकिन सर, प्राइवेट में सिर्फ 2 या 3 अस्पतालों में उसको आज कर दिया जाएगा। बड़े प्राइवेट अस्पताल बताते हैं कि आजकल 30 से 50 साल के लोग ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं। कि अभी जो मरीज आ रहे हैं हमारे पास यंगर ग्रुप आ रहा है, जो अपने 30 से 50 की एज ग्रुप के बीच में है। ये लोग वो हैं जो दफ्तर जाना शुरू कर दिए हैं, ऑफिस जा रहे हैं, पार्टीज में जा रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, क्लोज रूम मीटिंग्स हो रही हैं। बहुत ही कॉमन सी बात है, साधारण सी बात आजकल देखने को मिलती है कि 15 लोगों की एक मीटिंग हुई जिसमें से 8 या 10 लोग कोविड पॉजिटिव हो जाते हैं मीटिंग के बाद। सो ये एक तरह से ट्रेंड काफ़ी ख़राब हो रहा है, क्योंकि जो यंगर लॉट है यही है जो लॉट इधर उधर फिर कामों पे भी जा रहे हैं, बाहर भी ट्रैवल कर रहे हैं। एंड काफ़ी हद तक हमने देखा है कि लोग कई बार डिक्लेयर भी नहीं करते कि इनको कोविड के जैसे सिम्टम्स हैं और टेस्ट भी नहीं करा रहे हैं, जिस वजह से कोविड की बीमारी और ज़्यादा फैल रही है। ये खबर 2 मायने में चिंता बढ़ाती है। पहली ये कि इससे पता चलता है कि दिल्ली के अंदर अब इतने कोरोना मरीज हो गए हैं कि कुछ बड़े प्राइवेट अस्पतालों में वेंटिलेटर और आईसीयू की किल्लत होने लगी है। और दूसरी ये कि अब जब सरकार वेंटिलेटर और आईसीयू बेड्स बढ़ाने के लिए कदम उठाएगी तो हो सकता है कि गैर कोरोना मरीजों को समस्या हो, जैसा कि पहले भी देखा गया है, क्योंकि संसाधन सीमित होते हैं, समय के हिसाब से प्राथमिकताएं तय की जाती हैं। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में आगे, बंगाल के दूसरे चरण के लिए प्रचार थमा है। बीजेपी टीएमसी ने रोड शो दिखाया है अपना दमखम। ममता बनर्जी ने कहा ठंडा ठंडा कूल रहकर वोट करना। आज नंदीग्राम में भी चुनावी प्रचार समाप्त हो गया। यहां पर तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर है। आज यहां पर गृह मंत्री अमित शाह भी थे और ममता बनर्जी भी। दोनों ने नंदीग्राम में रोड शो कर अपना शक्ति प्रदर्शन एक तरह से किया। गृह मंत्री ने शुभेंदु अधिकारी की जीत का भरोसा जताया तो ममता बनर्जी ने कहा ठंडा ठंडा कूल रहकर वोट करना। जो अभूतपूर्व उत्साह रोड शो में नंदीग्राम की जनता ने दिखाया है, इससे सुनिश्चित है कि बहुत बड़े मार्जिन के साथ नंदीग्राम की सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी जीतने जा रहे हैं। नंदीग्राम में ममता दीदी को हराने से पूरे बंगाल में परिवर्तन अपने आप हो जाएगा। और ये जो माहौल है पूरे बंगाल का, नंदीग्राम जी उससे अछूता नहीं है। ঠান্ডা মাথায় ভোট করবেন তো, ঠান্ডা মাথায় ঝগড়া করলে একদম চোখটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে নেবেন। মনে রাখবেন ঠান্ডা ঠান্ডা কুল কুল, দিদি বলেছে ঠান্ডা ঠান্ডা কুল কুল ভোট করতে হবে তৃণমূল। ঠান্ডা ঠান্ডা কুল কুल ভোট পাবে জোড়া ফুল। और हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी भी यहाँ पर मौजूद हैं। उन्होंने बात की है शुभेंदु अधिकारी से। हमारे साथ इस वक्त शुभेंदु अधिकारी हैं। दादा आखिरी फेज है, क्या उम्मीद है आज 5 बजे चुनाव प्रचार? अरे उम्मीद क्या है, पब्लिक को पूछ लीजिए, पब्लिक को पूछ लीजिए। पब्लिक तो बहुत दिख रही है आपकी सभा में भी और ममता बनर्जी की सभा में भी, पर ममता बनर्जी के सभा में 9 लोग नहीं है। नंदीग्राम के बहुत सारे लोग वहाँ भी दिख रहे हैं, यहाँ भी दिख रहे हैं। 1,500-2,000 लोग लेकर वो हमारा मेरा एक पंचायत में होता है। आप बार बार उनको बेगम बेगम कह रहे हैं, पाकिस्तान का जिक्र कर रहे हैं, ऐसा क्यों? आप बार बार उनको बेगम कहते हैं, पाकिस्तान का जिक्र करते हैं, ऐसा क्यों? आप बार बार उनको बेगम कहते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, ऐसा क्यों? तुष्टिकरण के लिए बेगम कर, तुष्टिकरण ममता बनर्जी का तुष्टिकरण।
एक बात और बार बार सब लोग पूछ रहे हैं कि बहुत सारे चुनाव आयोग ने दिशा निर्देश दिए थे, पर कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन हो रहा है, मास्क नहीं है, डिस्टेंस नहीं है। वो तो इलेक्शन कमीशन को सोचना चाहिए। पर आप लोग उसका पालन नहीं करेंगे। नंदीग्राम की सड़कों पर मिथुन चक्रवर्ती आप सीधे देख सकते हैं सामने आ गए हैं और उनके स्वागत के लिए बड़ी भीड़। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान उनके साथ और यहाँ के जो उम्मीदवार हैं शुभेंदु अधिकारी वो भी उनके साथ ट्रक में चढ़ते हुए, और बड़ी तादाद में बड़ा हुजूम है लोगों का जो यहाँ मिथुन चक्रवर्ती के स्वागत के लिए आया हुआ है। आप देख सकते हैं जहां भी आपकी नजर जाएगी जन सैलाब ही नजर आएगा। बच्चे बड़े ये कहीं ना कहीं मिथुन चक्रवर्ती का और आप देख सकते हैं स्वागत के लिए खड़ा है, नारे लगाए जा रहे हैं। मिथुन चक्रवर्ती की बीजेपी के समर्थन में आखिरी रैली है, इसके बाद प्रचार का शोर थम जाएगा। नंदीग्राम से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग गौरी, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में आगे, सरकारी कॉलेजों में पढ़ाने वाले आईटी और गेट क्वालिफाइड शिक्षक बेरोजगारी की कगार पर। देश के तमाम सरकारी कॉलेजों में पढ़ाने वाले आईआईटी और गेट क्वालिफाइड 1,500 से ज्यादा शिक्षक बेरोजगारी की कगार पर हैं। 2017 में शिक्षा मंत्रालय के टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम के तहत इनको नौकरी दी गई थी। 3 साल बाद नियमित करने का लिखित आश्वासन भी मिला था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट। आईआईटी दिल्ली से एमटेक और गेट क्वालिफाइड प्रोफेसर अनुराग त्रिपाठी अपने जैसे लगभग 1554 शिक्षकों के साथ दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हैं। अनुराग त्रिपाठी अभी तक झांसी के बुंदेलखंड कॉलेज में पढ़ा रहे थे, मगर ये 1 अप्रैल से बेरोजगार हो जाएंगे। दरअसल 2017 में शिक्षा मंत्रालय ने देश के तकनीकी शिक्षा को बेहतर करने के लिए TEQIP नाम से प्रोग्राम के जरिए आईआईटी एनआईटी से पास शिक्षकों की भर्ती की थी और इन्हें आश्वासन दिया गया था कि 3 साल बाद इन्हें राज्य सरकारें कॉलेजों में नियमित कर देंगी, पर ऐसा नहीं हुआ। एक डॉक्यूमेंट जिसका नाम है प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन प्लान, उसके पेज नंबर 95 पे ये लिखा हुआ है। ये डॉक्यूमेंट बनाया जाता है जब प्रोजेक्ट लॉन्च होना था उससे पहले कि किस तरह से इसकी नियमावली आगे भविष्य में रहेगी। तो उसमें ये लिखा हुआ था कि शुरुआत के 3 साल के लिए इस प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार के द्वारा फंड किया जाएगा और उसके बाद राज्य सरकार जो इन फैकल्टीज़ को वो रिटेन और एब्जॉर्व करेंगी उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल करने के बाद। उसी अगर एग्जैक्ट लाइन में आपको बोलूं तो उसमें था कि वेल परफॉर्मिंग फैकल्टीज विल बी रिटेन्ड पोस्ट पीरियड फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट फंड्स। जब ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था तो उस समय के शिक्षा मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसे प्रधानमंत्री मोदी का फ्लैगशिप प्रोग्राम कहा था। यहां तक कि बाकायदे प्रकाश जावड़ेकर ने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर इसे लॉन्च भी किया था। पर अब हालत यह है कि नए शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक इनसे मिलने को भी तैयार नहीं हैं। हम बहुत दिनों से उनके घर के सामने उनसे रिक्वेस्ट करने जा रहे थे कि हमसे 2 मिनट मिलिए। 3-4 दिन हो गए। पिछली बार शुक्रवार को हमें बोला था कि मंगलवार को 9:30 बजे आप आ सकते हैं, आपसे शायद मुलाकात हो सकती है। हम आज भी सुबह गए थे, बट हमें वहाँ से बोल दिया गया कि आप यहाँ से जाइए, आपसे 100% शिक्षा मंत्री जी नहीं मिलेंगे। ये पूरा प्रोग्राम शिक्षा मंत्रालय ने वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर शुरू किया था। सूत्रों की माने तो शिक्षा मंत्रालय इन्हें मात्र 6 महीने का एक्सटेंशन देने को तैयार है। जब ये स्कीम लॉन्च की गई थी तो खुद प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट किया था, उसको लेकर के बयान दिया था कि प्रधानमंत्री का फ्लैगशिप प्रोग्राम है और फ्लैगशिप प्रोग्राम प्रधानमंत्री का है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फ्लैगशिप प्रोग्राम है। उसके तहत हायर किए गए लोग धरने पर बैठे हैं और शिक्षा मंत्री सुनवाई नहीं कर रहे हैं। ये देश के शिक्षा तंत्र की एक बहुत बड़ी हार होगी अगर इनसे शिक्षा मंत्री मिल तो ले, कम से कम इनकी सुनवाई तो कर लें। नई दिल्ली से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में आगे बताएंगे, बहराइच में तेंदुए का क्यों खौफ।
उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में एक तेंदुए का खौफ है। वो बीते 10 दिनों में 4 बच्चों को अपना शिकार बना चुका है। जंगल से निकलकर तेंदुआ इंसानी आबादी की ओर क्यों बढ़ रहा है, देखिए रवीश रंजन शुक्ला की एक ग्राउंड रिपोर्ट। भाइयों और बहनों को सूचित करना है कि आपके क्षेत्र में तेंदुए का आतंक है। आप सभी ग्रामवासी अपने घरों से कम 20 व्यक्तियों के समूह में निकलें। खेतों में आवश्यक कार्य होने पे कम से कम 5 व्यक्तियों के समूह में ही जाएं। बच्चों को खेल के मैदान, घर के आंगन में अकेला ना छोड़ें। बहराइच से करीब 40 किलोमीटर दूर नेवादा गांव में शाम होते ही वन विभाग की गाड़ियां सायरन बजाते हुए ऐलान करने लगती हैं। वन विभाग के दस्ते को तेंदुए के ताजा निशान पास के खेतों में मिले हैं। 3 दिन पहले ही सूरज ढलते ही रामा देवी के बच्चे को तेंदुए ने उठाने की कोशिश की थी। बच्ची जख्मी है और मां खौफजदा। पानी भरी रन बिटिया इतने पेशाब कर रहे गाची देसी से आया गिराई ली। अच्छा, तो हम दौड़े तब ऊपर हम गिर लिया साहब, तो हमरो हाथ खाई ली। और कौन चीज रहा है, कुछ पहचान पाए हो आप? कुछ साहब ना पहचान पर, रात के हम मिलाए कुछ ना पहचान पाए। हाँ, हम अपन डराई गन साहब तो का पहचाने। 10 दिन के भीतर तेंदुआ 4 बच्चों पर हमला कर चुका है, जिनमें 2 की मौत हो चुकी है। वन विभाग की टीम ने आसपास 5 पिंजड़े भी लगाए हैं। इसी नदी के आसपास में इस लेपर्ड की मूवमेंट को देखा गया है। तो यहाँ पर पिंजड़ा भी ये आप देखिए लगाया गया है और 20 तारीख को अंतिम मूवमेंट यहाँ पर लेपर्ड की हुई थी और उसके बाद से अभी तक पिंजड़ा लगा दिया गया है, कैमरा भी लगाया गया है, लेकिन अभी तक लेपर्ड का कोई तस्वीर ना तो कैमरा कैद कर पाया है और ना ही लेपर्ड इस पिंजड़े में आया है। तो फिलहाल इस पूरे इलाके के गांव वालों के बीच में एक दहशत है। खाली पिंजड़ा देखकर अब वन विभाग की टीम को बैरंग लौटना पड़ रहा है। अब टीम ड्रोन कैमरे से तेंदुए का सुराग लेने की कोशिश कर रही है। कुछ दिन पहले ड्रोन कैमरे से पता चला था कि तेंदुआ गेहूं के खेत में इस तरह घूम रहा था। जंगल से सटे गांव में तेंदुए अब गेहूं और गन्ने के खेतों को अपना ठिकाना बना रहे हैं, जिससे इंसान और तेंदुए के बीच संघर्ष बढ़ा है। इसको अगर आप ज्योग्राफी देखेंगे तो कतनिया घाट का बहुत बड़ा जंगल है जो कि सेंचुरी घोषित है। उसके अतिरिक्त 3 रेंज हमारे यहाँ भी जंगल हैं और घाघरा नदी का करीब 70 किलोमीटर का क्षेत्र जो है वो बहराइच से होकर बहता है। तो तेंदुए को एक बहुत अच्छा प्राकृतवास मिलता है, हैबिटेट मिलता है, जिसकी वजह से तेंदुए यहाँ पर अच्छे तरीके से रह रहे हैं, फल फूल रहे हैं। और चूंकि मुख्य रूप से तेंदुए या तो जंगल से जब भी बाहर आते हैं तो सामान्यतः वो गन्ने खेत में रहते हैं। अब ये समय जो है, समय गन्ना सारा कट चुका है और गेहूँ की फसल लगभग तैयार है कटने के लिए। इसी वजह से कन्फ्लिक्ट हो रहा है। ये साल भर नहीं चलता है, कुछ एक सीजन जैसे गन्ने कटने के समय होता है और अभी जो गेहूं की फसल कटेगी उस समय होता है। जानकार कहते हैं कि करतनिया घाट में बाघों की संख्या 25 से बढ़कर 29 हो चुकी है। शायद इसीलिए तेंदुए अब जंगलों से निकलकर गांव में आ रहे हैं। हाल के दिनों में करतनिया घाट के आसपास तेंदुए के हमले भी बढ़ गए हैं और ऐसे टकराव में 2018 में 9 लोग घायल हुए और 7 लोगों की मौत हो गई। 2019 में 20 घायल और 4 लोगों की मौत हुई, जबकि 2020 में 45 लोग घायल हुए और 5 लोगों की मौत हो चुकी है। और इसी के चलते अब करतनिया घाट से लगे गांव में कैमरे लगाने का काम जोरों पर है, ताकि तेंदुए के आने जाने के पैटर्न को मॉनिटर किया जा सके। पहली बार जो ग्रामीण क्षेत्र हैं 35 गांव चिन्हित करके उसमें तेंदुओं की निगरानी के लिए कैमरा ट्रैप लगाया गया है, ताकि उनके मूवमेंट का पैटर्न पता चल सके और उनकी उपस्थिति की सही संख्या का आकलन हो सके। और मानव और तेंदुए के सह अस्तित्व के लिए बहुत जरूरी है कि दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित किया जाए। इसके कई कारकों पर काम हो रहा और एक अध्ययन चल रहा है कि जिसमें हम लोग ग्रामीणों के साथ सामाजिक पहलुओं को देख रहे हैं। बेशक यह जंगल की जमीन पर इंसानी आबादी का भी दबाव है कि ऐसे संघर्ष बढ़ रहे हैं। तराई के जंगलों में गन्ने की बड़े पैमाने पर खेती हो रही है। अब शाम को गांव में जगह जगह आग और थाली पीटते लोग निगरानी करते मिल जाएंगे। वन विभाग की टीम भी जंगल से सटे गांव में
रात को अपनी मुस्तैदी बढ़ा रही है। बहराइच से सलीम सिद्दीकी के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और उसको जो है बोलिए कि हाँ यहाँ पर दिखाएं।